प्रो कबड्डी सीजन 10 से पहले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दबंग दिल्ली का कैंप दिल्ली में चल रहा है। सीजन 10 में टीम में उतने परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन टीम के साथ एक नए कोच जुड़े हैं जो कि प्रो कबड्डी में कोचिंग करने वाले अब तक के सारे कोचेज़ के सबसे सुपर सीनियर हैं। कई तो कोचेज़ के भी गुरु हैं जिन्होंने 80 के दशक में 1980 के दशक में कोचिंग शुरू की थी। हम सब उनको जानते हैं। सीजन 1 में पटना के चीफ कोच थे, बाद में हरियाणा स्टीलर्स के चीफ कोच रहे और अब दबंग दिल्ली के चीफ कोच हैं रामबीर सिंह खोखर साहब। तो खोखर साहब अब ख़ास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। खोखर साहब, अब पटना पायरेट्स, उसके बाद हरियाणा स्टीलर्स और अब दबंग दिल्ली, काफ़ी लंबा सफ़र प्रो कबड्डी का भी रहा है, काफ़ी लंबा सफ़र आपका भी रहा है एज अ कोच। अब तक एज अ कोच अपनी प्रो कबड्डी की यात्रा से आप कितने खुश हैं? मैं प्रो कबड्डी यात्रा से तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने पहला सीज़न जब शुरू किया तब मैं और अब मैं देयर इज़ ग्रेट डिफरेंस। पहले तो एक तो खिलाड़ियों की संख्या ही मुश्किल थी, हमारे को 12 खिलाड़ी मिले थे, फिर लास्ट में बुलाए 14 बस, दैट इज़ देयर। और कई एक तो जो है ना पैसा भी बहुत कम था, जो कि खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरत होती है, और रूल रेगुलेशंस, सुपर टैकल वगैरह, ये कई ऐसे रूल रेगुलेशन आ गए जिसके कारण ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया आज का टूर्नामेंट, आज का ये जो सीज़न 10 सीज़न 9 जो भी उसके बाद का है। आप सर 80 के दशक से कोचिंग कर रहे हैं, मतलब आज बहुत सारे ऐसे कोचेज़ हैं जो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं, सीनियर कोचेज़ भी आपके स्टूडेंट हैं। तो एक तरीके से ये तीसरी या चौथी जनरेशन है खिलाड़ियों की जो दबंग दिल्ली में आपके साथ है। बिल्कुल। मतलब मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि खोखर साहब को जितना एक्सपीरियंस है कोचिंग का, उससे कम आयु इन खिलाड़ियों की है। तो इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ कोचिंग करना और उसके बाद 20, 22, 25 साल के यंगस्टर्स के साथ कोचिंग करना, इनमें सर अपनी अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं। बिल्कुल, चुनौतियां तो बहुत होती हैं, लेकिन हमारा गेम ऐसा है कि खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी है ना, चाहे वो मेरे जो है ना 85 से मैं कोचिंग कर रहा हूँ नेशनल बेस पे, नेशनल लेवल पे, मतलब जी। बाकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पहले 2 इंडियन PNT में एज ए प्लेयर था जी। 10 साल इंडियन PNT में एज ए प्लेयर रहा, और 82 में इंडियन PNT का जो है ना मैं कोच था जी। तो उसके बाद जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आया तो वहाँ एक चांस था, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, हरियाणा स्पोर्ट डिपार्टमेंट के साथ भी अटैच थे हम। तो वहाँ एक खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मिल गए, वहाँ एक सौभाग्य था हमारा कि भाई जहाँ एक बेल्ट है जी, तो उस बेल्ट में खिलाड़ी हो जाए और फिर कोच भी हो जाए तो उसको एक ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है उसको तराशने का। गाँव से, हरियाणा के गाँव से जो है ना, स्पेशली उनके गांव के टीचर्स होते हैं या गांव के पुराने खिलाड़ी होते हैं, उनका भी इसमें जो है ना कबड्डी को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो वो ऊपर आके तब ये फिर ये 1990 एशियन गेम्स पहली दफ़ा हुआ था, फर्स्ट एशियन गेम्स। उससे पहले इंडिया में ही एशियन चैंपियनशिप हुई थी 1988 में जयपुर के अंदर। तो वहाँ इंडिया की टीम सुपर दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक तो ज़्यादा रूल रेगुलेशन वगैरह नहीं थे, वेट कैटेगरी की प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, जो उस टाइम पर वेट नहीं था एशियन चैंपियनशिप में, क्योंकि हमारे मतलब हैवी वेट के खिलाड़ी थे, स्पेशली सर्विसेज, पंजाब पुलिस और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज। बलविंदर सिंह फिड्डा, मुझे एक नाम याद आता है, इवन बलविंदर सिंह जी, वो तो बहुत बड़ी शक्ति थे जी। सुखमेंद्र वगैरह, तो ये अश्विन कुमार वगैरह, ये उसी बैच के खिलाड़ी हैं सभी, हरदीप वगैरह, ये सभी जी। उसके बाद 90 के अंदर जो है ना थोड़ा रूल रेगुलेशन, ये IKF ने, गहलोत साहब जब IKF के प्रेसिडेंट थे जी, तो एशियन चैंपियनशिप जो जयपुर में हो रही थी उसमें क्या हुआ कि जापान की टीम और कोरिया की टीम वो हल्की टीम में थी जी। तो हमारे वाले पोसिंग ऐसे मार दिया, वो कर दिया, तो थोड़ा सा मिट्टी पे गेम था जी, तो मिट्टी पे वो ऑकवर्ड भी लगता था उनको, हमारे को नहीं है, उनको ऑकवर्ड लगता था। तो वो फिर रूल रेगुलेशन चेंज हुए। ये कबड्डी एशियन गेम 90 में तो मैट में नहीं आई, लेकिन 94 में मैट पे आ चुकी थी ये। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो है ना फायदेमंद था डेवलपमेंट के लिए जी। उसके बाद फिर ये जो है ना
चलता रहा मामला। दूसरे एशियन इंडिया की एक चुनौती थी AKFI की है, और खासकर जितनी भी एजेंसी इससे जुड़ी हुई थी जी। कि भाई इसको इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप किया जाए। तो वो मैं गहलोत साहब हमारे बीच में नहीं है, उनका योगदान इसमें बहुत ज़्यादा रहा, और उन्होंने IKF क्योंकि वो प्रधान थे जी। और एशिया में इसको शुरू करने की कोशिश की, और वो उसमें सफल भी रहे। जी। उसमें खुद जाके उनमें इन्वेस्ट करके, और कई श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, कई ऐसी टीमें थी हाँ जिनको जी। थोड़ा सपोर्ट करना था। जी। तो ये एशियन चैंपियनशिप हो गया 90 का, जी। और 36 खिलाड़ी उसमें। 1 जनवरी 89 को कैंप लगा था एशियन गेम्स का, जो 1990 में चाइना में बीजिंग में गए थे। हाँ जी। कंटिन्यू 1990 अक्टूबर तक था वो। ये इतना बड़ा कैंप था, और इतना बड़ा डिसिप्लिन खिलाड़ियों हरियाणा में हाँ मैं जी। समझता हूँ कि शायद हो सकता है आज के उसमें प्रोफेशनल ज्यादा हो गया, ना रह पाए। हाँ एक तो लाओ मतलब इतना टाइम नहीं मिलेगा, हाँ जी। तो वहाँ उन्होंने डिपार्टमेंट ने भी, AKFI ने भी, स्टेट एसोसिएशन ने भी कंटिन्यू उसको प्रमोट किया, और वो आज का फल है कि हम ये प्रो कबड्डी के माध्यम से देख रहे हैं। 2 साल का, ऑलमोस्ट 2 साल का कैंप था जो खोकर साहब बात कर रहे हैं। 1990 एशियन गेम्स, Yes. और तब टीम्स भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। नहीं, टीम्स भी ज्यादा नहीं थी, एशिया में थी। हाँ वो जी। भी एफर्ट से हाँ जी। उनको 6 टीमों को इकट्ठा किया गया हाँ था। जी। मतलब बांग्लादेश बहुत बढ़िया था, हाँ जी। पाकिस्तान बढ़िया था, हाँ जी। इंडिया बढ़िया था। एक बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट था वहाँ कलकत्ता के अंदर, हाँ जी। फरवरी 1990 के अंदर। तो वहाँ तनेजा जी बांग्लादेश और इंडिया का फाइनल मैच था, और ये राजू बावसर, अशोक शिंदे और ये विजेंद्र सिंह, ये सभी थे, हसन कुमार वगैरह, जी। जी। हरदीप वगैरह। इन्होंने करंट में रूल रेगुलेशन चेंज हुए थे और वेट डाउन किया हुआ था। तो इनमें बांग्लादेश का हाफ टाइम में बांग्लादेश वाज लीडिंग बाय 8 पॉइंट्स। अच्छा। 16-8। तो मैं और राणा साहब थे, वो सर्विसेज के कोच थे दोनों। तो उनमें चेंज किया हमने, नए लड़के यंग। मैं देखो तब से देख रहा हूँ कि भाई यंग लड़के ज्यादा अच्छा खेलते हैं। मैंने एक सुब्रमण्यम था तमिलनाडु का, हाँ जी। एंड एक ओम प्रकाश नरवाल, हाँ जी। हाँ इस जी। टाइम पे वो IG हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो वो कबड्डी के कारण IG हैं। जी 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 जी। उनको चेंज किया, और एंड लाइन गेम था। वो फास्ट इतने थे, तो उन बांग्लादेश डिफेंस में अच्छा था जी। रेडिंग उनकी टेक्निक आज भी अच्छी नहीं है, पहले भी नहीं थी। तो वो उन्होंने तो जो है ना उनको कोलैप्स कर दिया, और उनके 5 पॉइंट बने, हमारे 37 हो गए। मेरे आज भी याद है वो। ठीक है। तो एक यंग प्लेयर्स का जो है ना, हाँ। क्योंकि लंबा कैंप था वो, हाँ जी। उसमें कुछ वेट कैटेगरी थी, हाँ जी। कुछ पुराने हो गए थे, हाँ, हाँ। और फिर वो जैसे वेट रिड्यूस किया वो फर्क फ्रेश चले थे, जाते। हाँ जी। तो उन्होंने तो स्पीड में तोड़ दिया उनको। हाँ। तो ये जो है ना यंग प्लेयर्स का इसमें कबड्डी में आते रहे हैं, और हाँ जी। उन्होंने अपना हर जगह शो किया है, अच्छा शो किया। तो मतलब कुल मिला के खोकर साहब इनडायरेक्टली यही बताना चाहते हैं कि जो इनके बेटों भी नहीं पोतों की उम्र के खिलाड़ी इनके साथ दबंग दिल्ली में हैं, वो यंग प्लेयर्स के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है इनका बड़ा कमाल का है। यस यस। तो खैर खोकर साहब एक बात बताते हैं, उसको लेके मेरे मन में 4 और बातें आती हैं। मुझे वर्ल्ड कप भी याद आ रहा है 2016 का, जब खोकर साहब कीनिया के कोच थे। पहली बार मैंने स्क्वाड देखा, नीचे कोच का नाम RS खोकर, मैं कही तो हमारे भारत के कोच है। फिर इन्होंने पूरी टीम से मिलवाया था। खैर वो एक अलग दिन की बात है। अभी की दबंग दिल्ली जो टीम है सर, सीजन 8 में चैंपियन बनी थी, सीजन 9 में परफॉर्मेंस या तो बहुत अच्छा रहा या बहुत नीचे आ गया था। 5 मैच लगातार जीते, 5 मैच हारे। तो 2 सीजन में परफॉर्मेंस टीम की काफ़ी बदल गई थी। तो ये आपके लिए कितनी चुनौती है कि टीम को, और इस चुनौती को कैसे पार करते हैं कि टीम को वापस उसी जीत के रास्ते पे लेके आना है, लगातार जीतना सिखाना है? देखो ये एक तो पहले सीजन में मैं कोच आ गया था जी। और फिर मैं ईरान चला गया 2 महीने के लिए। हाँ जी। ईरान से आने के बाद फिर मैं जो एक करोड़ वाला टूर्नामेंट हुआ था सोनीपत में, हाँ जी, पंडित हाँ जी। दीनदयाल शर्मा हाँ जी।
हाँ उपाध्याय जी। ऑल इंडिया टूर्नामेंट, उस टाइम पे 2017 में 1 करोड़ प्राइज था, फर्स्ट प्राइज। जी तो मैंने एसोसिएशन ने मेरे को पूरा, हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन जी। ने पूरा खुला चैलेंज दे दिया था कि भाई आप यू मेक योर टीम। सोनीपत में ये ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रहा है, और मैं उस टाइम पे वही बात, मेरा जो विजन था, 1-2 सीनियर जी। और बाकी टोटली जूनियर्स। हाँ मैं जिससे पूछूं, मगर भाई हरियाणा में से खेलना है तुम्हारे को, मैं नाम ले लो, कई पुराने अच्छे खिलाड़ियों के जी, जी। कई अच्छे खिलाड़ी आज दे आर परफॉर्मिंग वेल। जी बोला हम तो उस टीम में खेल लेंगे, उसमें खेल लेंगे, हरियाणा में नहीं खेल लेंगे। अच्छा नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने, हमारे ही लड़के थे, अच्छा जी। साइज के थे, कुछ यूनिवर्सिटीज के थे, हमने उसमें से सभी प्रो कबड्डी में टॉप खेल रहे हैं आज के दिन। फॉर एग्जाम्पल सुनील, प्रवेश, नवीन, रोहित गुलिया, आपका ये विकास कंडोला, ये सभी जितने भी थे जी। सीनियर थे, ओनली 2 प्लेयर्स, और वो भी इतने सीनियर नहीं थे। सुरेंद्र नाडा हाँ जी। और अनूप, हाँ उस टाइम तो ये सीनियर थे। ये सीनियर थे। हाँ जी। और बाकी 10 लड़के टोटली जूनियर्स, हाँ जी। 17 साल, 18 साल, 18.5 साल। तो उन्होंने जो सुपर टीम थी, आइदर इट इज रेलवे सर्विसेज, एयर इंडिया जिसमें अजय ठाकुर वगैरह, राहुल चौधरी वगैरह, हाँ, सब खेल रहे थे। तो लीग था वहाँ। हाँ जी। तो उन लड़कों ने जो है ना इतना गजब का परफॉर्मेंस दिया, तो मैं ये सोचने लगा, मगर भाई ये, मैं उनको बोला, अनूप मेरे को बोलने लगा, सुरेंद्र भी, कि सर ये तो जो है ना, ये कहाँ टीम, ये तो एक मैच में निकाल लेगी, हरियाणा मोरे है। तो मगर नहीं, तुम्हारा देखो, कपिल देव जी ने एक बार ये कहा था कि भाई वर्ल्ड कप था, तुम इसमें, वेस्ट इंडीज टॉप टीम थी उस टाइम पे, भाई तुम्हारा जाता क्या है, भाई परफॉर्म अच्छा करोगे तो तुम वर्ल्ड में जाओगे, हाँ जी। ऊपर उठा लेगा, हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। नो प्रॉब्लम, तुम शेरों की तरह से खेलो। हाँ जी। वही कहानी यहाँ बन गई। जीतते ही जो है ना, जीतने के तुरंत बाद पता कितने उनके पास जो है ना सभी जॉब्स में लग गए। हाँ जी। वहीं ऑफर आ गई, ठीक है। पैसा 1 करोड़ नकद पैसा सबके खाते में। हाँ। नेक्स्ट डे ही ईमानदारी से सबके खाते में चला गया था 7,14,295 रुपए पर प्लेयर। ठीक है। टीडीएस भी कटा होगा सर, जीएसटी ऐड किया होगा। वो नेक्स्ट डे ही चला गया था। ठीक है। बाकी तो थोड़ा बहुत लेट भी होता रहे, लेकिन हरियाणा की टीम का उसी दिन चला गया। हाँ, हाँ, हाँ। और उन्होंने, लड़कों ने अच्छा भी किया। हाँ जी। सेम पैटर्न पे। अब ये दबंग दिल्ली है, जब नाम ही दबंग हो गया जी, तो हम तो काम तो दबंग ही करेंगे। तो अब यंग टीम है। हाँ जी। टोटली यंग टीम है ये। इसमें आंसू है, मंजीत है, ये विजय है। हाँ जी। ये जो पुराने 2 साल पहले के बैच के हैं। हाँ जी। और अब हमने विशाल वगैरह को लिया, इनको, हाँ जी। को, विशाल को। हाँ जी। और बाकी ये जूनियर वर्ल्ड कप के लड़के हैं, 4-5 लड़के, हाँ जी। जिसमें सारे ही, जी। मन्नू है, योगेश है, आशीष है, हिम्मत है, ये सभी लड़के जितने भी हैं, हाँ जी। ये सब इतना गजब का मिश्रण है। मैं मानता हूँ कि दिल्ली दबंग इस टाइम पे, ये मान के चलो 2 टीमें। पर अच्छा, टीम है सर, अच्छी टीम है, मजबूत टीम है, मानते हैं सर, है भी, कोई शक नहीं है। चुनौतियां भी हर जगह होती हैं सर, चुनौतियां तो होती हैं। और आपको लगता है कि चलो विशाल और सुनील 2 बड़े अच्छे आपको कॉर्नर मिल गए, चलो विशाल आया, सेकंड डे आया, वो एक अलग कहानी है, लेकिन कवर्स में उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना पिछले साल में था। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कवर भी 4 खिलाड़ी इतने गजब के खिलाड़ी है यार। अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है जी, तो हम तो उसको कवर को डबल कवर बना देंगे। कोई कमी नहीं है। ठीक है, कोई कमी नहीं है। और आपने डबल, आपने वर्ड यूज किया तो मुझे एक डबल विदेशी खिलाड़ी याद आ गए, फिलिक्स ली और युवराज पांड्या। स्पेशली जो दूसरा नाम है वो बड़ा कमाल का है। और फिलिक्स ली और युवराज, इनको हमने 2016 वर्ल्ड कप में भी ये लोग नहीं थे, और दोनों हैं भी डिफेंडर। तो ये दोनों खिलाड़ी सर जब भी आएंगे कैंप में, जब भी वो बात की बात है, लेकिन इंग्लैंड के 2 विदेशी प्लेयर्स को लेने के पीछे क्या सोच थी? आमतौर पे पीकेएल में ईरान के प्लेयर आते हैं, कोरिया के प्लेयर खेलते हैं। देखो, हमें ईरान के प्लेयर के पीछे भी गए थे, लेकिन हम नहीं ले पाए जी, हम नहीं ले पाए उसको, फजल को। लेकिन फिर हमने इनका यूरोप में और उनका जो है ना मैचेस देखे हैं जी।
तो वो लड़के दोनों अच्छे हैं। वो एक ट्रिपल कवर है, अच्छा, उनकी चेन बहुत अच्छी है। हमने उनके वीडियो भी देखे हैं और वैसे ही नहीं लिए ओके, एक भाई ये इंग्लैंड के हैं या ऐसे नहीं है। नहीं, I'm sure आपने सोच के लिए हाँ, ये होंगे। सोच के लिए और दे आर परफॉर्मिंग वेल इन यूरोप। ओके, और वो भी चाहिए, सर वो तो ये भी एक जरूरी है, फ्लेवर आना चाहिए। फ्लेवर आना चाहिए इसमें, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी हमने लेने ही थे। हाँ जी, या तो ईरान के खिलाड़ियों पे जाते हैं हमें हाई पेट पे, हाँ जी, वो हम अपना बच ले गए। हमने मित्तू को वैसे ही लिया है, आंसू को लिया है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, तो रेडर्स पे डिफेंडर हमने फजल के गए नहीं। हाँ जी, हमने अपने इन पे जो है ना यंग लड़कों पे जो वर्ल्ड कप में गए थे सभी लड़के, जी, उन पे ज्यादा यकीन किया है। ठीक है, और मेरे आइडिया में वो जो है ना खड़े उतरेंगे अपने जगह पे। आई एम श्योर। और रेडर्स की बात कर रहे थे, नवीन, मंजीत, आशु, मीतू सारे राइट के रेडर हैं सर। तो कोई मतलब जो प्लेयर जिनको जनता नहीं जानती, हम लोग नहीं जानते, लेफ्ट के भी आपके पास छुपा के रखे हैं आपने? लेफ्ट की भी ट्राई की थी। हाँ जी, पहले तो हमने मनिंदर की ट्राई की थी। हाँ जी, लेकिन हमने लेफ्ट की भी ट्राई की थी, वो उस पे एफबीएम हो गया गुमान सिंह पे। हाँ जी। लेकिन हमारे पास लेफ्ट के भी इस टाइम पर भी हमारे पास दो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो कि अभी तो हमें दिखाएंगे भी नहीं लेकिन हमें भी नहीं दिखे यहाँ पे वो मैट पे दिखाई दे जाएंगे ठीक है, दोनों। आपने देखे भी होंगे शायद एक दो रेट में, मन्नू है वहाँ वर्ल्ड कप देशवाल। में। हाँ, मन्नू देशवाल। हाँ जी, जूनियर के थे वो। हाँ जी, और जूनियर का ही जो है ना, जैसे नरेंद्र था, हाँ जी, तो वो जूनियर्स के ही थे, नरेंद्र कंडोला। हाँ हाँ जी, तो वो जूनियर के ने टॉप लेवल में परफॉर्म किया है। ऐसी बात तो नहीं है कि भाई जूनियर के सीनियर से कम करेंगे। तो ये एक है, हमारे अंदर पोटेंशियल हैं, और भी लड़के हैं हमारे पास। मोहित है, हाँ जी, अभी सीआईएसएफ में ऑल इंडिया प्लेस में गोल्ड आया है उनका। हाँ जी, और अच्छे खेले हैं वो, हाँ जी, और वो ऑलराउंडर है, और लेफ्ट का रेडर भी बढ़िया है। तो इससे तो हम कोच साहब समझते हैं कि इससे नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि इससे आपकी मुश्किल बढ़ नहीं गई। 4 आपके पास सीनियर नहीं, रेडर मुश्किल नहीं बढ़ हैं, रही। 3 आपके पास बड़े अच्छे जूनियर हैं, तो देखो, किसको खिलाओगे, नहीं, किसको नहीं, बेंच पे वो रखोगे? हमारा एक जो है ना बहुत वेल डिसिप्लिन टीम, मीठी मुश्किल है ये वेल डिसिप्लिन टीम है। डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है हाँ जी, कोच के लिए। ये सच्चाई है कि डिसिप्लिन लेना और डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इवन देन बहुत लंबा लीग है। हाँ जी, 25 मैच खेलने हैं हमने, 25 मैच खेलने। 22 नहीं खेलने हमने, 25 मैच खेलने। वो टारगेट पहले बता दिया उन्होंने तो उसमें उसके अंदर जो है ना फिर जो है ना मिशन जरूरी है। जी, नहीं तो इतने लंबी लीग के अंदर मान लो मैं 2 ही रेडर पे जाता, हाँ जी, तो लंबी लीग के अंदर मुश्किल हो जाती है। भाई मान लो पवन इंजर्ड हो गया, हाँ जी, जैसे हमारा नवीन भी थोड़ा इंजर्ड हो गया था, हाँ जी, विजय भी हो गया था, दोनों इंजर्ड हो गए थे। हाँ जी, विजय भी इंजर्ड हो गया, नवीन हाँ भी जी। हो गया। अब तो हमारे पास आज के दिन ऐसे रेडर हैं 5-6, मतलब 4 नहीं गिन रहा, आप 4 गिन रहे हो 5-6 रेडर हमारे पास ऐसे हैं कि कुछ कमी हर रेड डिसाइड होगी। ठीक है, होनी भी चाहिए सर। इतनी जब रेडर हैं तो फिर डू और डाई का तो मतलब ही नहीं है। ना खेलने वाले लड़के नहीं, मैंने जो थोड़ा 15 दिन में एक्सपीरियंस किया है, हाँ जी, बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल सर जो कैंप लग रहा है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे आपका फोकस ज्यादा है कि ये वाले होल को भरना है, ये वाली कमी को दूर करना है? हमारा थोड़ा जो है ना, देखो कुछ तो रेडिंग साइड है जी, वो एक्सपीरियंस्ड है, जी, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं जी, भी जानता हूँ जी। कि रेडिंग साइड टोटली एक्सपीरियंस्ड है। हाँ जी, हमने डिफेंस में जो है ना थोड़ा होल को पूरा करना है, हाँ जी, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं होल को पूरा करना है। कमी है थोड़ी बहुत, जी, जी, देखो कमी तो रहती है, हर टीम में रहती है। हर टीम में रहती है। हाँ जी, हमारे जैसे जो है ना, चाहे इधर सेंटर चेन और कॉर्नर चेन्स, जी, उनको एक कॉर्नर यस कवर ना कह के जी, एक चेन जो है ना जी। टुगेदर ही हाँ जी, वो इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा मैं 1 महीने के अंदर, जी। और वो मेरे ख्याल में हो जाएगा। तो मतलब एक बात है कि दूसरी टीम के रेडर्स इनकी दोनों कॉर्नर की चेन से ध्यान रखें। वो कोच साहब ने हिंट सा दे दिया है कि चेन टैकल पे ज्यादा इनका भरोसा है, और बहुत ज्यादा रहेगा ठीक है, बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमारे चेन टेकल्स का भी है, कवर्स का भी है, जी। और जो दोनों कॉर्नर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन मार्वलस रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और दबंग दिल्ली सर सीजन 10 में उनके फैंस को आप फाइनली क्या बताना चाहोगे कि टीम क्या करने वाली है इस बार?
भाई टीम तो फाइनल में जाने वाली है और चैंपियन होने वाली है। मैंने पहले ही बोल दिया है, हाँ। अपने फैंस को भी बोल रहे हैं, आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 25 मैच का मैंने पहले ही बोला है। हाँ 22 लीग मैच और उसके बाद 3 आपके प्लेऑफ हो गए। तो ये एक हमारी जो है ना तैयारी है, जी हम हर लिहाज से, हमारा चाहे वो स्पोर्टिंग स्टाफ हो जी या सभी, हम मिलजुल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम दिल्ली के अंदर हैं, इसीलिए दिल्ली में यहाँ कैंप लगाया है बिल्कुल। कि सभी देखो, आज तक हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं दिल्ली के आसपास के रहने वाले, ज्यादा लड़के हाँ जी मैक्सिमम, हाँ जी। किसी ने ये भी नहीं कहा है कि भाई हम वहां जाएं। थोड़ा पहले मैनेजमेंट का भी हमारा सबका ये था कि भाई थोड़ा सा जो है ना, मैं सोच रहा था कि पटियाला कैंप लगाया जाए, ओके NIS पटियाला। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये जगह और अच्छी लगी हमारे को, जब ये दिखाई दी, देखा हमने। जी। और यहाँ बाहर आउटडोर का बहुत गजब का है, और वैसे भी एक फील आती है कि दिल्ली की टीम दिल्ली में हाँ, दिल्ली प्रैक्टिस की कर टीम रही है। दिल्ली में आए। हाँ जी। और ये जो इंडोर है ना, हाँ जी। ये हमारे को बहुत बढ़िया मिली। इसकी इसमें बहुत फैसिलिटीज हैं, ये होटल वालों का भी सपोर्ट बहुत जबरदस्त है। जी तो यहाँ सारी फैसिलिटीज हैं, जिम भी बहुत अच्छा है जी। अपना, सारा चीजें हैं यहाँ पर। तो ये एक दिल्ली की जो है पब्लिक, हाँ जी उसकी तरफ उसका तो है ही, बिल्कुल। नेचुरली होता है कि हम हाँ। जैसे मॉर्निंग में जाते हैं यहाँ रनिंग वगैरह करने के हाँ लिए, जी। वहाँ हजारों आदमी घूमते हैं, हाँ जी हाँ जी। तो फैन होंगे नेचुरली। करेक्ट करेक्ट। और थोड़े दिन में ये सब फैन हो जाएंगे बच्चों के। प्रो कबड्डी यही करती है। प्रो कबड्डी यही करती है। जिन प्लेयर्स को हम जानते नहीं होते, वो एक सीजन के बाद सुपरस्टार बन जाते Yes, हैं। yes. जो सुपरस्टार है वो लेजेंड बन जाते हैं। बिल्कुल। लेजेंड मेरे साथ बैठे हैं RS कोकर साहब, बहुत बहुत थैंक यू कोच साहब। उम्मीद करता हूँ जब अगली बार बात होगी तो फिर फाइनल की ट्रॉफी आपके हाथ में रहेगी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू कोच साहब। थैंक यू।